Hello, dear bankers. I, Purva, welcome you all to this EduTabs platform. So, if you are preparing for CIB December 2026, this series CIB on the go is a perfect series for you because यहाँ पर आपके सिलेबस के कंप्लीट कंटेंट को कवर अप करवाया जा रहा है और अगर आप इस सीरीज के लेक्चर्स को देखते हैं, रिवीजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने CIB अटेम्प्ट को ज़रूर क्वालिफाई कर पाएंगे। आज हमारा ABFM में लेक्चर नंबर 10 है। हमारा अभी तक मॉड्यूल ए चल रहा था। मॉड्यूल ए हमारा कवर अप हो चुका है एंड चैप्टर फ्रॉम लेक्चर नंबर 10 ऑनवर्ड्स हम लोग मॉड्यूल बी को डिस्कस करने वाले हैं एंड द फर्स्ट टॉपिक फ्रॉम द मॉड्यूल बी इज सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ओके, तो फाइनेंस और फाइनेंस के सोर्सेज के बारे में हम आज के लेक्चर में बात करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आई वुड लाइक टू टेल यू कि आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। बट CIB के PYQs कहाँ से मिलेंगे? सो फॉर दैट वी हैव प्रिपेयर्ड एन ई बुक जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है। आपको इसी बुक को अवेल करने के लिए क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है और आप इस लिंक से आप इस पेज पर लैंड कर जाएंगे। तो आपको यहाँ पर इस ई बुक में क्या मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रैक्टिस करने के लिए MCQs मिलेंगे और डिटेल सिलेबस मिलेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी कुछ डिटेल्स को फिल आउट करना है और डाउनलोड फ्री ई बुक पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है ये ई बुक फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी डिवाइस में आ जाएगी, राइट? तो इस ई बुक का बेनिफिट ज़रूर उठाइएगा, आपके एग्जाम प्रिपरेशन में ये काफ़ी हेल्प आपको कर कर चलेगी, ठीक है ना? तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की बात करते हैं। देखिए, एक बिजनेस को फंड्स की ज़रूरत क्यों है? एक बिजनेस को चलाने के लिए पैसे की तो ज़रूरत रहती है ना? तो बिजनेस सारा पैसा बिजनेस के ओनर्स नहीं लगा सकते हैं, तो वो मार्केट से पैसा उठाते हैं, अलग अलग सोर्सेज से पैसा लेकर आते हैं बिजनेस में। फिर इन सोर्सेज से जो पैसा इस बिजनेस के अंदर आता है, इस पैसे को यूटिलाइज कर कर, इस मनी को यूटिलाइज कर कर इनसे हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग जगह पर डिप्लॉय करते हैं। लेट्स से कि आपने इक्विटी से पैसा लिया, आपने लोन लिया कोई, और लोन लेकर आपने कोई एसेट वगैरह खरीदी, तो वो उसका क्या हो जाएगा, यूज ऑफ फंड हो जाएगा, है ना? इसी तरीके से बिजनेस का जो साइकिल है, बिजनेस का जो सर्कल है वो चलता है। तो बिजनेस जो है लॉन्ग टर्म फंड्स या कैपिटल के रूप में पैसा लेता है। वो दो पार्ट्स में फर्दर डिवाइडेड है, वन इज इक्विटी एंड द अदर वन इज डेट। इक्विटी का मतलब क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन्ड प्रॉफिट्स, ये सब इक्विटी का पार्ट है। इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद डेट का मतलब क्या होता है? डेट का मतलब होता है एक तरीके से उधार, एक तरीके से लोन, ठीक है ना? तो डेट में आपके पास टर्म लोन्स आ जाएंगे, डिबेंचर्स आ जाएंगे, कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स आ जाएंगे। डेट आपके पास एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन की तरह आता है, तो इनको हम नॉन करंट लाइबिलिटीज में कंसीडर करते हैं। वेर एज जो इक्विटी है हमारी, वो हमारी एज अ कैपिटल बिजनेस के अंदर रहती है, जो काफी लंबे टाइम तक बिजनेस में रहकर चलती है, ठीक है ना? तो अब एक बिजनेस को पैसे की जरूरत क्यों है? एक बिजनेस के ऑपरेटिंग साइकिल को मेंटेन करने के लिए भी बिजनेस को पैसे की जरूरत है। देखिए, एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, लेट्स से कि टाटा मोटर्स है। टाटा मोटर्स ने जो है पहले रॉ मटेरियल प्रोक्योर किया, एक कार बनानी थी उन्हें। टाटा मोटर्स को जब एक कार बनानी थी, तो इस कार को बनाने के लिए इन्होंने रॉ मटेरियल प्रोक्योर किया मार्केट से, रॉ मटेरियल खरीदा, उसके बदले में इन्हें पैसा देना पड़ा, है ना? तो इन्होंने रॉ मटेरियल खरीदा, उसके बदले में पैसा लिया। अब जो पैसा दिया, तो पैसा देने के बाद एकदम से तो वो कन्वर्ट नहीं हो जाएगी कार में, है ना? उसको बनने में टाइम लगेगा। तो यानी जब बनने में टाइम लगेगा तो वो क्या हो गया, उसका वर्क इन प्रोग्रेस हो गया। वर्क इन प्रोग्रेस होने के बाद वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एक कार बनकर रेडी हो जाएगी। जब ये कार फिनिश गुड बनकर रेडी हो गई, उसके बाद एकदम से इससे कैश जनरेट नहीं होगा। कई बार आपको आपकी जो सेल्स हैं, मैक्सिमम टाइम जो आपकी सेल्स हैं बिजनेस में, वो आपकी क्रेडिट पर यानी उधार पर होती हैं। तो रिसीवेबल्स जनरेट हो गए और रिसीवेबल्स जनरेट होने के बाद यहाँ से कैश जनरेट हुआ, है ना? तो एक बहुत लंबा सर्कल जो है वो चलता है और देन बिजनेस के पास कैश की अवेलेबिलिटी होती है। सो इसलिए बिजनेस को टाइम टू टाइम फंड्स की रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं होगा कि एक बार 50,000 रुपए थे, उससे रॉ मटेरियल खरीदा, फिर वेट करते रहे कि कब वो पूरा प्रोडक्ट बनेगा, फिर उस प्रोडक्ट को बेचकर 50 की जगह 52 या 55,000 रुपए उससे लिए और फिर नया प्रोडक्ट बनाने का सोचा। ऐसा नहीं होता ना। प्रोडक्शन साइकिल जो है वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, तो इसलिए फंड्स की रिक्वायरमेंट भी आपको हर टाइम पर रहती है, ठीक है ना?
अब बिजनेस जो है अलग अलग फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज बनाता है फंड्स को अवेल करने की। हमने बात की कि सारा पैसा बिजनेस का ओनर नहीं लगा सकता, तो बिजनेस मार्केट से पैसा उठाता है। मार्केट से पैसा वो इक्विटी शेयर्स की फॉर्म में उठा सकता है, लोन की फॉर्म में उठा सकता है, प्रेफरेंस शेयर की फॉर्म में उठा सकता है, या इवन डिबेंचर्स की फॉर्म में भी उठा सकता है। तो सारा पैसा एक ही सोर्स से नहीं लिया जाता है, अलग अलग सोर्सेज को कंबाइन कर कर उन सोर्सेज से पैसा बिजनेस जो है वो मार्केट से लेता है। ठीक है, कोशिश की जाती है कि जो आपका इन सोर्सेज का कम्बिनेशन हो, जो इन सोर्सेज का मिक्स हो, वो बिल्कुल सही हो। और कोशिश ये भी की जाती है कि कम से कम कॉस्ट जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो, है ना। क्योंकि जब बिजनेस मान लो लोन लेगा तो लोन के ऊपर उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर कैपिटल इक्विटी की फॉर्म में या प्रेफरेंस की फॉर्म में लेगा तो उसके बदले में उसे डिविडेंड देना पड़ेगा। तो कोशिश की जाती है कि कम से कम बिजनेस के ऊपर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन आए जब भी बिजनेस सोर्सेस से पैसा उठाए, है ना। तो एक राइट मिक्स जो है वो बनाया जाता है, यानी कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस के मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं, और फिर देखा जाता है कि कौन सा पैसा किस तरीके से लिया जाएगा, कितनी लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट है, कितनी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट बिजनेस को है। ठीक है ना। इसके बाद एक टॉपिक आता है हमारे पास क्लीन फाइनेंस का। क्लीन फाइनेंस बहुत ही बेसिक छोटी सी बात है। क्लीन फाइनेंस का मतलब क्या है? देखिए, फाइनेंस दो तरीके से आप अवेल कर सकते हो। बीइंग अ कंपनी, अगर टाटा मोटर्स को मार्केट से पैसा चाहिए तो टाटा मोटर्स दो तरीके से मार्केट से पैसा ले सकती है। एक ऐसा सोर्स ऑफ फाइनेंस या ऐसा फॉर्म ऑफ फाइनेंस जो कि सिक्योर्ड होगा, यानी जिसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। जैसे आप लोन लेते हो बैंक से, है ना। आपने मान लो होम लोन लिया, तो होम लोन लेते हुए आपको अपने घर के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बैंक में देने पड़ते हैं एज अ सिक्योरिटी। तो वो क्या है? सिक्योर्ड फाइनेंस है। और जिस फाइनेंस के अंदर कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती, तो उस फाइनेंस को हम क्या नाम दे देते हैं? उस फाइनेंस को हम क्लीन फाइनेंस का नाम दे देते हैं। क्लियर है? तो जो इक्विटी है वो सबसे क्लीन सोर्स ऑफ फाइनेंस है, क्योंकि इसकी कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग काफ़ी हाई रहती है। बट जो अगर आपके पास, जैसे ही आपकी कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग हाई होने का मतलब क्या है कि जब आप इक्विटी से पैसा उठाते हो तो इक्विटी से पैसा उठाने पर आपको इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स देने पड़ते हैं। उनकी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट आपको डिविडेंड देना पड़ता है, और शेयर का प्राइस भी आपको अल्टीमेटली बढ़ाकर चलना है। ठीक है ना। तो इसी बात पर इक्विटी कैपिटल को डिस्कस कर लेते हैं एज द फर्स्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। इक्विटी फाइनेंस, इक्विटी कैपिटल क्या है? देखो, इक्विटी कैपिटल आपने पहले भी सुना है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम यू आर हियरिंग अबाउट इक्विटी कैपिटल। तो इक्विटी कैपिटल का मतलब क्या है? ऐसी फॉर्म ऑफ कैपिटल जो कि इन्वेस्टर्स का ओनरशिप में शेयर दिखाती है ना। जब आप किसी भी कंपनी के, किसी भी बिजनेस के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, उसका मतलब क्या है कि आप उस बिजनेस के ओनर बन चुके हो उतने हिस्से के लिए जितने हिस्से के आपने इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं, है ना। तो वही हमारे लिए क्या होती है? वही हमारे लिए इक्विटी कैपिटल होती है। क्या बेनिफिट है? ओनरशिप में आपको स्टेक मिलता है, जितना भी जितना पार्ट आपने इन्वेस्ट किया है। रिस्क और रिवॉर्ड, इक्विटी कैपिटल में मनी इन्वेस्ट करना रिस्की भी है, ठीक है ना, क्योंकि आपको सबसे लास्ट में पेमेंट मिलती है फॉर डिविडेंड्स, इवन फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, है ना। हम पहले भी बहुत बार इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो इसलिए जो इक्विटी कैपिटल है वो कंपैरेटिवली आपकी रिस्कियर फॉर्म ऑफ कैपिटल रहती है। ठीक है, लेकिन अगर बिजनेस को अच्छे प्रॉफिट्स हो, बिजनेस की गुडविल अच्छी हो, बिजनेस अच्छा चल रहा हो, तो आपको डिविडेंड्स की फॉर्म में रिवॉर्ड्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। अच्छा डिविडेंड जो है वो आपको बिजनेसेस देकर जाते हैं अगर आप बिजनेस की इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो। देन कम्स द गवर्नेंस, कि जो भी इक्विटी है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स मिलते हैं एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, राइट। इक्विटी कैपिटल के फीचर्स क्या हैं? सबसे पहले स्ट्रक्चर की अगर बात करो तो कंपनी की कैपिटल को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, हर यूनिट को क्या बोल दिया? इक्विटी कैपिटल। हर यूनिट की सेम नॉमिनल वैल्यू रहेगी। कोई भी इन शेयर्स के अंदर सब्सक्राइब कर सकता है, डिपेंड करता है जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हैं वो फुलफिल हो जाए तो। ठीक है, स्ट्रक्चर के बाद बात कर लेते हैं राइट्स की, कि जो पर्सन्स इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं उनके पास क्या क्या राइट आता है। उनके पास डिविडेंड का राइट आता है। उनके पास राइट आता है कि जब
अगर बिजनेस लिक्विडेट होगा, यानी अगर बिजनेस शट डाउन होगा, क्लोज डाउन होगा, तो सरप्लस एसेट्स के अंदर भी उन्हें उनका हिस्सा मिलेगा, शेयर मिलेगा, और साथ ही साथ इन्हें वोटिंग राइट्स भी मिलते हैं। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, अभी हमने बात की है, दे कैन हैव द राइट टू वोट इन द मीटिंग्स ऑफ द कंपनी, और किसी के पास ऐसा राइट नहीं होता। देन गवर्नेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन, सभी ट्रांसफरर, सभी सब्सक्राइबर्स को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से ही जो है टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। हर बिजनेस का मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलग अलग होता है। देन फ्लेक्सिबिलिटी एंड कैपिटल मैनेजमेंट की अगर बात करो, तो कैपिटल बढ़ाई जा सकती है, घटाई जा सकती है, डिवीजन बढ़ाई जा सकती है। कैपिटल आप लोगों को पैसा दे दो और आप उनसे शेयर वापस भी ले सकते हो, बॉट बैक भी की जा सकती है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो आपको करना पड़ेगा। शेयर्स पार पर भी इशू हो सकते हैं, प्रीमियम पर भी इशू हो सकते हैं, डिस्काउंट पर शेयर्स सिर्फ कुछ कैटेगरी में इशू हो सकते हैं। सिर्फ एक सेक्शन 54 के अंडर शेयर्स जो हैं वो डिस्काउंट पर इशू हो सकते हैं, जिन्हें हम स्वेट इक्विटी शेयर्स कहते हैं। अदरवाइज शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, ठीक है ना। एग्जिट और लिक्विडिटी की अगर बात करो, तो शेयर होल्डर अपनी इच्छा के हिसाब से शेयर्स को एग्जिट कर सकता है, किसी और को ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है ना। स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अगर किसी कंपनी के शेयर्स लिस्टेड हैं, तो उससे उनकी लिक्विडिटी बढ़ जाती है। लिक्विडिटी बढ़ने का मतलब क्या है कि उन्हें कैश में कन्वर्ट करना आसान हो जाता है, आप कभी भी उन्हें बेच सकते हो, है ना। जैसे अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, इफ़ यू आर अ पर्सन हु इन्वेस्ट्स इन शेयर्स, है ना, तो आज आप किसी शेयर को खरीद रहे हो, कल आप बेच सकते हो, इवन इफ दे आर इक्विटी शेयर्स। तो ऐसा क्यों पॉसिबल है? क्योंकि वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, आप बेचोगे तो कोई और खरीद लेगा, है ना। शेयर्स को आप एज अ कोलैटरल बैंक के अंदर रख सकते हो, और उसके अगेंस्ट आप कुछ भी लोन वगैरह भी ले सकते हो। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ मार्केटेबल सिक्योरिटी, ठीक है ना। तो आपको इक्विटी के बारे में थोड़ा सा आइडिया लगा कि क्या इक्विटी कैपिटल होती है। अब कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इक्विटी इशू करने के। अब हमने देखा कि बिजनेस को बहुत ज़्यादा फायदा तो हो रहा है, बट कुछ नुकसान भी हो रहा है। क्यों नुकसान हो रहा है? क्योंकि इसमें एक तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत ज़्यादा है, शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस बिजनेस से बहुत ज़्यादा रहती हैं। सो यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो दूसरे सोर्सेज ऑफ कैपिटल के कंपैरेटिवली ज़्यादा है। कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग भी यहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि जो डिविडेंड्स हैं वो आपके पोस्ट टैक्स प्रॉफिट से निकल कर आते हैं। यानी कि जब आप बिजनेस के प्रॉफिट्स अर्न करते हो, प्रॉफिट्स अर्न करने के बाद आप टैक्स देते हो, टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट्स बचते हैं उसमें से आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। क्योंकि जो डिविडेंड है, एक वर्ड याद रखिएगा कि जो डिविडेंड है दैट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है ना। डिविडेंड जो है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। इसका मतलब क्या है कि डिविडेंड का मतलब है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, है ना। आपको प्रॉफिट्स हुए, आपने उस पर पहले टैक्स भरा, टैक्स भरने के बाद जो आपके पास प्रॉफिट्स बचे उसमें से डिविडेंड दिया जाता है ना। तो आपके पास जो रियल कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग है टू द इक्विटी वो बहुत ज़्यादा रहती है। डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल रहेगा, बिकॉज जो ओनरशिप है वो आपकी बट जाती है ज़्यादा लोगों में। जितने ज़्यादा आप इक्विटी शेयर्स इशू करोगे, उतने ज़्यादा लोगों के बीच में आपकी जो ओनरशिप है वो क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। क्लियर? आगे बात करते हैं नेक्स्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस की, दैट इज इंटरनल अक्रूवल्स। इंटरनल अक्रूवल्स का मतलब क्या है? अब देखो, अभी हमने बात की डिविडेंड की, इक्विटी को डिविडेंड दिया जाता है एंड ऑल। हमने बात की एप्रोप्रिएशन की। बिजनेस को प्रॉफिट्स हुए, प्रॉफिट्स हुए तो बिजनेस ने टैक्स दिया, लॉस होगा तब भी देना पड़ेगा। तो बिजनेस के पास बचे प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स, ऐसा ही हुआ। अब ये जो प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स बिजनेस के पास बचे, क्या सारे के सारे जो प्रॉफिट्स हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दिए जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड? नो। आप इन प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स को, एक कंपनी क्या करती है, कुछ पार्ट तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देती है और कुछ पार्ट बिजनेस के अंदर रिटेन कर कर रख लेती है, क्योंकि फ्यूचर में भी बिजनेस को पैसा चाहिए, बिजनेस को ग्रो करना है, एक्सपैंड करना है। तो पैसे को रिटेन कर कर रख लिया जाता है, बचा कर रख लिया जाता है फॉर फर्दर ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। तो प्रॉफिट अर्नड बट रिटेन्ड बाय द कंपनी इंस्टेड ऑफ बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, तो वो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए इंटरनल अक्रूवल्स होते हैं। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से कुछ डिविडेंड दे दिया जाता है, कुछ कंपनी के अंदर रिटेन कर लिया जाता है। जो रिटेन कर लिया जाता है वो ट्रांसफर हो जाता है आपके जनरल रिजर्व्स में। इनको हम प्लोड बैक प्रॉफिट्स भी बोलते हैं,
ठीक है ना। तो इंटरनल अक्रूवल के क्या सोर्सेज होंगे, 3 स्ट्रीम से आपका इंटरनल अक्रूवल आता है। एक तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आपने उसको रिटेन कर लिया, प्राइमरी सोर्स है। फिर आपके कुछ नॉन कैश चार्जेस होते हैं। जब आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो उसमें कुछ आइटम्स कैश से रिलेटेड होती हैं, कुछ नॉन कैश से रिलेटेड होते हैं। जैसे अगर मैं कोई प्रोविजन, कोई रिजर्व बना रही हूँ तो उसकी वजह से मेरे प्रॉफिट्स कम होते हैं, बट एक्चुअल में मेरी कैश कम नहीं होता है, यहाँ पर कैश आउटफ्लो नहीं होता है। वो भी मेरे लिए एक तरह से इंटरनल अक्रूवल का सोर्स है, तो इसको याद रखेंगे। सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग्स को ही प्रॉफिट इंटरनल अक्रूवल्स नहीं मानेंगे। देन डेप्रिसिएशन, जो डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, उससे भी कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा है ना। दैट इज जस्ट अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी। तो आपके पास ये नॉन कैश एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस होने की वजह से ये भी आपका एक सोर्स ऑफ इंटरनल अक्रूवल है। तो 3 सोर्सेज हुए, रिटेन्ड प्रॉफिट्स, कोई नॉन कैश चार्जेस हैं जिसमें प्रोविजन एंड रिजर्व्स भी आ गया, और उसमें डेप्रिसिएशन को भी आप कंसीडर कर सकते हो। तो 3 चीजें हो गई, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस की बात करते हैं ऑफ द इंटरनल अक्रूवल्स। सबसे पहले एडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं। कोई कॉस्ट नहीं है सर्विसिंग की, कोई पैसा रेज करने का खर्चा नहीं आता आपका, हमेशा रेडिली अवेलेबल है, मार्केट के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता आपको। इनकी वजह से कोई डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल नहीं हो रहा, और साथ ही साथ काफ़ी फ्लेक्सिबल है। शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करना है शॉर्ट टर्म के लिए करो, लॉन्ग टर्म के लिए करना है लॉन्ग टर्म के लिए करो, पैसा आपने अपने पास बचाकर ऑलरेडी रखा हुआ है। अगर मैं इसके डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो सबसे पहले इसके अंदर एक हिडन कॉस्ट है, अनडिक्लेयर्ड डिविडेंड एक्सपेक्टेशन है। ये वो पैसा है जो आपने बचा कर रख लिया, आपने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं डिविडेंड जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस वाली कॉस्ट जो है वो आपकी यहाँ पर इंक्लूडेड है। देन शेयर होल्डर की जो डिविडेंड इनकम है उससे उनको डेप्रिवेशन होती है, यानी कि उनकी आप उनका हक उनसे छीन रहे हो। देन रिस्क ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट एंड अनस्क्रूटनाइज यूज, जो आप बिजनेस का पैसा ऐसे रिटेन्ड अर्निंग की फॉर्म में रखते हो तो कई बार फाइनेंशियल मैनेजर्स इसका मिस यूज भी करते हैं, और साथ ही साथ इन्वेस्टर का इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाता है। बिकॉज अगर एक बिजनेस बहुत ज़्यादा पैसा रिटेन कर रहा है और डिविडेंड की फॉर्म में कम डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो कम लोग इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे ऐसे बिजनेस के अंदर, ठीक है ना। जब आप भी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो आप देखते हो कि कौन डिविडेंड ज़्यादा दे रहा है, HCL डिविडेंड ज़्यादा दे रहा है, या फिर आपका अडानी के शेयर्स डिविडेंड ज़्यादा दे रहे हैं, रिलायंस के शेयर्स डिविडेंड ज़्यादा दे रहे हैं। आप एक सोर्स ऑफ इनकम अपना बनाकर चलते हो, है ना। नेक्स्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रेफरेंस कैपिटल आ जाएगी। अब प्रेफरेंस कैपिटल क्या है, ऐसे कैपिटल का सोर्स है जहां पर शेयर होल्डर्स जो हैं उनको प्रेफरेंस चाहिए, डिविडेंड पेमेंट के टाइम पे प्रेफरेंस चाहिए, इन्हें प्रेफरेंस चाहिए एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एज वेल, ठीक है ना। तो कैपिटल जो कि कम रिस्की होगी इक्विटी से, क्योंकि होल्डर्स के पास प्रेफरेंस है डिविडेंड पेमेंट पे भी, लिक्विडेशन पेमेंट पर भी। ये जो सोर्स ऑफ कैपिटल है यहाँ पर डिविडेंड का रेट फिक्स्ड होता है। इक्विटी शेयर्स के ऊपर कभी भी डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं होता है। प्रेफरेंस शेयर्स जब इशू किए जाते हैं तो लिखा जाता है वहाँ 7% प्रेफरेंस कैपिटल है ये, ठीक है, 8% है, 9% है, 11% है। ये क्या है, ये डिविडेंड है आपका, इतने परसेंट इन पर डिविडेंड दिया जाएगा। तो इनकी कैटेगरीज इसी तरीके से होती हैं। तो डिविडेंड का रेट जो है वो आपका फिक्स रहता है। यूजुअली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होते, ठीक है ना। ओनली एंड ओनली पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स के पास वोटिंग राइट होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। और इसको प्रेफर्ड स्टॉक भी कहा जाता है, प्रेफरेंस कैपिटल को। तो रिस्क स्पेक्ट्रम की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा आपका रिस्क जो है वो इक्विटी में रहता है, प्रेफरेंस के अंदर आपका क्वाजी रिस्क यानी मिडल लेवल का रिस्क रहता है, और डेट जो है वहाँ पर सबसे कम रिस्क आपका होगा। तो प्रेफरेंस कैपिटल के फीचर्स क्या हैं, इनको डिविडेंड में प्रायोरिटी मिलेगी, फायदा हो गया है ना। तो जो भी फिक्स डिविडेंड रेट है वो इन्हें दिया जाता है। देन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस की अनपेड डिविडेंड जो है वो इकट्ठा होता रहता है। जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उन केस में उन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास एक बेनिफिट होता है कि जो उनका अनपेड डिविडेंड है वो इकट्ठा होता रहता है, और जिस साल बिजनेस को सफिशिएंट प्रॉफिट्स होते हैं उनको उस साल में सरप्लस के केस में उन्हें पैसा मिल जाता है। देन ये जो शेयर्स हैं मस्ट बी रिडीम्ड विद इन द 20 ईयर्स, और फिर रिडम्पशन जो है वो आपकी प्रॉफिट्स में से की जाती है या फिर फ्रेश इशू ऑफ द शेयर्स में से की जाती है।
देन इनको लिक्विडेशन के टाइम पर प्रायोरिटी मिलेगी, इनके पास लिमिटेड से वोटिंग राइट्स हैं और इनको कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी जाती, जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स को सिक्योरिटी नहीं दी जाती। एडवांटेजेस की अगर बात करो तो काफ़ी अच्छा सोर्स ऑफ फाइनेंस है, 20 साल तक बिजनेस को पैसा मिल जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी 20 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के प्रेफरेंस शेयर्स को भी इशू कर सकती है। देन प्राइवेटली प्लेस्ड, कम कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स यहाँ पर आपकी इन्वॉल्व होती है, कोई कंपल्शन नहीं है डिविडेंड को पे करने की, अनलेस आपका डिविडेंड जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो क्यूमुलेटिव वाली कैटेगरी के, चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है डिविडेंड, तो इसलिए डिविडेंड पेमेंट की कंपल्शन नहीं है। प्रॉफिट्स होंगे तो डिविडेंड दिया जाएगा, नहीं होंगे तो डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। फिक्स्ड है डिविडेंड कॉस्ट, बिजनेस को भी पता है, अनप्रेडिक्टेबल टाइप की कॉस्ट नहीं है। आपके पास, आपको पता है कि 7% है तो 7% ही देना है, 8% है तो 8% ही देना है। इक्विटी की तरह नहीं कि प्रॉफिट्स के हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको डिविडेंड कम देना है या ज़्यादा देना है। फिर कोई डाइल्यूशन नहीं होगी आपकी, कोई मैनेजमेंट का कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता और नेटवर्थ का पार्ट रहता है। इसकी वजह से डेट इक्विटी रेशो बढ़ती है, क्योंकि जब हम डेट इक्विटी रेशो कैलकुलेट करते हैं तो प्रेफरेंस कैपिटल को इक्विटी के अंदर इंक्लूड कर कर चलते हैं। कोई वोटिंग राइट्स नहीं है, अनलेस इनके पास डिविडेंड जो है इनसे 2 साल से ज़्यादा इनसे स्किप कर लिया जाए डिविडेंड, नहीं तो इनके लिए कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होते और कोई भी सिक्योरिटी की भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। देन कम्स द डिसएडवांटेजेस की वोटिंग राइट्स देने पड़ेंगे। अगर 2 साल से ज़्यादा तक डिविडेंड इन्हें नहीं दिया तो मैनेजमेंट के लिए एक रिस्क बन सकता है। डिविडेंड नॉन डिडक्टेबल है, यानी रियल कॉस्ट ऑफ फंडिंग बहुत ज़्यादा है, जैसे हमने इक्विटी के केस में बात की कि टैक्स देने के बाद डिविडेंड दिया जाता है। रिडम्पशन रिजर्व जो है वो बनाने से आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स कम हो जाती हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल जो है उसको साइड लाइन फील होता है, क्योंकि डिविडेंड की प्रायोरिटी आप प्रेफरेंस को दे देते हो। कोई भी अगर चेंजेस हम करते हैं ओवर द रेजिडुअल एसेट्स, प्रायर चेंजेस ओवर रेजिडुअल एसेट वर्सेस इक्विटी इन द लिक्विडेशन, तो यहाँ पर जो है इनको प्रायर चार्ज मिलता है, यानी इन्हें प्री पेमेंट मिलती है कंपैरेटिव टू इक्विटी। और वोटिंग राइट कंटिजेंसी क्रिएट्स अनसर्टेनिटी फॉर द मैनेजमेंट, क्योंकि वोटिंग राइट देने पड़ेंगे अगर डिविडेंड स्किप कर दिया, तो इसलिए मैनेजमेंट के लिए एक अनसर्टेन सिचुएशन बनी रहती है। देन कम्स नेक्स्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस विच इज टर्म लोन। टर्म लोन क्या है? बैंक्स से, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से प्रोजेक्ट को एक्सपैंड करने के लिए, प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए आपने उधार ले लिया और लोन ले लिया। क्या है टर्म लोन? टाइम पीरियड मीडियम टू लॉन्ग टर्म रहता है, टिपिकली अप टू 10 ईयर्स तक टर्म लोन हम ले सकते हैं। पर्पस क्या रहता है कि आपको बिजनेस को सेटअप करना है, बिजनेस को एक्सपैंड करना है, फिक्स्ड एसेट्स को एक्वायर करना है। बैंक्स या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप इस तरीके के लोन्स ले सकते हैं। फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो टर्म लोन्स हैं, दे आर फाइनेंस्ड थ्रू द टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स विद द लॉन्ग यूजफुल लाइफ। नया प्रोजेक्ट है जिसका लॉन्गर जेस्टेशन है तो उसको लंबे टाइम के लिए टर्म लोन चाहिए। अगर आपको कैपेसिटी एक्सपेंशन करनी है, आपके पास कैश फ्लोज ऑलरेडी हैं, तो आपको सिर्फ कैश कैपेसिटी को एक्सपैंड करना है, तो आप छोटे टाइम पीरियड का भी लोन ले सकते हो, अप टू 5 ईयर्स तक का भी आप लोन जो है वो ले सकते हो। किसी और फिक्स्ड एसेट्स के लिए जैसे पीसी, फर्नीचर या रेनोवेशन वगैरह करानी है तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म लोन लिया जा सकता है। और हाउसिंग और सॉफ्ट फर्निशिंग वगैरह के लिए आप जो है कस्टमर साइड लेंडिंग जो है वहां पर की जाती है, तो एक्सटेंडेड रीपेमेंट आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। देन कम्स इंटरेस्ट। फिक्स्ड और प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है टर्म लोन्स के ऊपर। जो इंटरेस्ट है वो मंथली भी पे हो सकता है, क्वार्टरली भी पे हो सकता है, ईएमआई के अंदर ऐड भी किया जा सकता है। फ्लोर और सीलिंग रेट्स जो है वो रेगुलेटेड सेक्टर में पहले से डिसाइडेड हैं, पैनल या हाई रेट्स दिए जाएंगे फॉर एनी काइंड ऑफ डिले। इंटरेस्ट की वजह से आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल जो है वो कम हो जाता है इन द केस ऑफ टर्म लोन्स, क्योंकि इंटरेस्ट आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर लगाया जाता है। रीपेमेंट की अगर मैं बात करूँ तो लोन्स जो है वो इंस्टॉलमेंट में रीपे किया जा सकते हैं या फिर बुलेट रीपेमेंट के थ्रू। बुलेट रीपेमेंट क्या होती है? वन शॉट पेमेंट आप एंड में कर देते हो अलॉन्ग विद ऑल ऑफ द इंटरेस्ट। ईएमआई के केस में इंटरेस्ट जो है वो पहले एडजस्ट किया जाता है और बाकी का बचा हुआ बैलेंस प्रिंसिपल में चला जाता है। और जो है नेक्स्ट अगर हम बात करें करेंसी की, तो लार्ज प्रोजेक्ट्स हैव सिग्निफिकेंट इंपोर्ट एसेट कंपोनेंट, तो लोन्स जो हैं उन्हें फॉरेन करेंसी में देने पड़ते हैं ताकि एसेट परचेज को मैच किया जा सके। तो उन केस में रीपेमेंट भी जो है वो फॉरेन करेंसी में होती है और फॉरेन करेंसी में जो एक्सचेंज रेट का रिस्क है वो बोरोअर को बियर करना पड़ता है, जिसने लोन लिया है वो उस रिस्क को बियर कर कर चलता है। नेक्स्ट कम्स द टॉक ऑफ सिक्योरिटी। कि सिक्योरिटी की बात की जाए तो टर्म लोन्स जो हैं उनके अंदर आप सिक्योर
सिक्योर टाइप के होते हैं, यानी आपको कोई ना कोई सिक्योरिटी प्लेज करनी पड़ती है, कोलैटरल सिक्योरिटी भी ली जा सकती है। तो लेंडर्स जो हैं वो यूजुअली टैंजिबल एसेट्स को प्रेफर करते हैं, और क्योंकि उसको वेरीफाई करना, उसकी लिक्विडिटी वगैरह को जज करना आसान रहता है। अमाउंट ऑफ लोन की अगर बात की जाए तो एग्जिस्टिंग एसेट के ऊपर तो इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन की जाती है, नई एसेट को डेट इक्विटी रेशो के हिसाब से वैल्यू किया जाता है। और जो आपके पास, अगर मैं अप्रेजल की बात करूं, तो आपका प्रोजेक्ट का साइज कैसा है, प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है, उसके ऊपर आपका जो लोन है उसका अमाउंट डिपेंड करता है। प्रोज की अगर बात की जाए, बेनिफिट्स की बात की जाए, टर्म लोन का फायदा क्या है, तो कंडीशंस जो हैं दे इम्प्रूव द गवर्नेंस, क्योंकि डिसिप्लिन, बेटर डेटा फ्लो आपके पास रहता है। बोरोवर्स जो हैं वो जिसने लोन लिया है उसकी इक्विटी डाइल्यूट नहीं हुई उस बिजनेस की, है ना। जैसे मान लो, वहीं अगेन टाटा पर चलते हैं कि टाटा मोटर्स ने बैंक से लोन लिया, है ना। तो बैंक लोन लिया, तो बैंक लोन लेने के केस में टाटा मोटर्स की जो इक्विटी शेयर होल्डिंग है उसके ऊपर कोई भी डाइल्यूशन नहीं हुई, मैनेजमेंट का कंट्रोल लूज नहीं हुआ। एक्ट एज अ रिस्क कैपिटल, फिक्स्ड कॉस्ट है, तो आपको जो है यहाँ पर पहले से पता है कि आपको कितना कॉस्ट जो है इसके अगेंस्ट बियर करना है। लॉन्ग रीपेमेंट होती है, तो आपका जो रियल बर्डन है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि लोन आपको आज के रेट्स पर मिला है, बट फ्यूचर में जाकर जब टाइम वैल्यू ऑफ मनी की हम बात करते हैं तो फ्यूचर में आपकी उसी मनी की वर्थ जो है वो कम हो जाती है, तो रियल बर्डन जो है वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है। एक और बेनिफिट की जो इंटरेस्ट है वो टैक्स डिडक्टेबल है, यानी जब हम प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें से पहले इंटरेस्ट माइनस कर दिया जाता है ना, टैक्स पे करने से पहले। तो टैक्स का बर्डन भी आपका कम हो जाता है जब आप टर्म लोन्स वगैरह लेते हो। एंड देन लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्स ऑफ द टर्म लोन्स की। रियल इंटरेस्ट जो है वो राइज हो सकता है, क्योंकि रुपया अगर स्ट्रेंथन हो गया, इन्फ्लेशन कम हो गई, उसके बाद डिसीजन मेकिंग के अंदर आपके पास थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट रहता है। ज़्यादा बोरोइंग्स होंगी तो जो है आपकी क्रेडिट रेटिंग के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आएगा। बहुत ज़्यादा बोरोइंग से आप डेट ट्रैप में भी फंस सकते हो, और इंटरेस्ट एक फिक्स कॉस्ट है जिसकी वजह से आपके ऊपर रियल बर्डन आ सकता है अगर आपका बिजनेस थोड़ा सा भी लो परफॉर्म कर चलेगा। एक और टॉपिक डिबेंचर का। डिबेंचर क्या है? डिबेंचर एक ऐसा डेट इंस्ट्रूमेंट है जिसको कंपनी ने इशू किया और प्रॉमिस किया कि आपको अमाउंट रीपे कर दिया जाएगा ऑन अ फिक्स्ड फ्यूचर डेट। कंपनी ने डिबेंचर होल्डर से पैसा लिया और उसके बदले में उसे डिबेंचर इंस्ट्रूमेंट दिया, जिसमें उसे बोला गया कि आपको एक फिक्स इंटरेस्ट दिया जाएगा और जब टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा तो आपकी अमाउंट आपको रीपे कर दी जाएगी। डिबेंचर्स जो हैं वो यूजुअली आपके सिक्योर टाइप के रहते हैं। तो अगर इंस्ट्रूमेंट की बात की जाए तो बोरोअर प्रॉमिस करता है कि वो फिक्स्ड अमाउंट पे करेगा ऑन अ फिक्स्ड फ्यूचर डेट। ट्रस्टीज जो है यहाँ पर, डिबेंचर्स अगर आपके 500 से ज़्यादा लोगों को इशू किए जाते हैं तो होल्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रस्टी जो है उनको बीच में इंट्रोड्यूस किया जाता है। सेक्शन 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट जो है वो इसे रेगुलेट कर चलता है, कैसे डिबेंचर्स इशू करने हैं, क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या आपका रिडम्पशन का प्रोसेस रहेगा। डिबेंचर्स जो है इन्हें फिक्स मैच्योरिटी डेट पर रीपे किया जाता है, परपेचुअल बॉन्ड्स भी परमिटेड है। फिक्स्ड इंटरेस्ट रहता है, कोई भी आपका जो डिबेंचर है वो हमेशा फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ही इशू किया जाएगा, और जीरो कूपन बॉन्ड्स को भी आप इशू कर सकते हो, यानी एक ऐसे टाइप ऑफ बॉन्ड्स होते हैं जहां पर आपका इंटरेस्ट रेट जीरो होता है। इनको डिस्काउंट पर इशू कर देते हैं लेकिन रिडीम पार वैल्यू पर कर देते हैं, तो जो डिफरेंस होता है वो आपका गेन हो जाता है टू द लोन प्रोवाइडर। कॉल ऑप्शन की इशूअर्स के पास राइट है कि वो अगर अर्ली रिडीम करना चाहें। पुट ऑप्शन यानी जिसने डिबेंचर्स लिए हैं, जिस बिजनेस ने, जिस कंपनी ने डिबेंचर्स लिए हैं, वो मेच्योरिटी से पहले भी पैसा वापस कर सकते हैं। इनके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता क्योंकि ये लोन होल्डर्स हैं। अगर एडवांटेजेस की बात की जाए तो इनको रेज करने का खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं आता। शेयर्स वगैरह को इशू करने के लिए प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिक्स्ड फ्यूचर इंटरेस्ट है तो आपको पता है कि प्रिडिक्टेबल है कितना खर्चा आपका फ्यूचर में होने वाला है। रिडम्पशन डेट भी पता है, तो प्लान वगैरह टाइम से आप कर सकते हो। मैनेजमेंट का कंट्रोल, इक्विटी की डाइल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होती है, और आपकी कॉस्ट वगैरह जो है वो पहले ही नेगोशिएट कर ली जाती है। वेर एज अगर डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो एक बार अगर आपने इनको इशू कर दिया, टर्म्स को रीनेगोशिएट नहीं कर सकते। आपकी रेटिंग जो है, क्रेडिट रेटिंग है, उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है। स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड्स आपको बनाने पड़ते हैं, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं लेकिन लेंडर सिंगल है, तो उसके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है।
कुछ अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग सोर्सेज को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहले जो ट्रेडिशनल सोर्सेज थे वो क्या थे, बैंक्स, एनबीएफसीज, पब्लिक लिस्टिंग, बट अब उनके अल्टरनेटिव आ चुके हैं, प्राइवेट इक्विटी ऑप्शन आ चुका है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ चुकी है, एसएमई, स्टार्टअप या रियल एस्टेट के थ्रू भी एक बिजनेस मनी को ग्रैब कर सकता है मार्केट से। तो प्राइवेट इक्विटी क्या है, इसके बारे में लर्नर ने 1999 में बोला कि ऐसी पार्टनरशिप्स जिसके अंदर हम वेंचर कैपिटल्स, लिवरेज बाईआउट्स, मेज़ैज़नीन्स, बिल्डअप्स या डिस्ट्रेस डेट को स्पेशलाइज करते हैं, वो हमारे लिए क्या है, प्राइवेट इक्विटी है। यूरोपियन वीसी एसोसिएशन ने भी इसके बारे में बोला, द प्रोविजन ऑफ इक्विटी कैपिटल बाय फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स, जिसमें मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए आप करते हो टू द नॉन क्योटेड कंपनीज, वो आपके लिए प्राइवेट इक्विटी रहेगी। पेशेंट कैपिटल, यानी कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स रहते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स नहीं रहते हैं। नॉन क्योटेड फर्म्स का मतलब क्या है कि फर्म्स अनलिस्टेड रहते हैं, ऐसी कंपनीज हाई ग्रोथ होती हैं लेकिन फंड्स जो है वो लिस्ट नहीं होते हैं, और अगर लिस्ट नहीं होंगे तो लिक्विडिटी आपकी कंपैरेटिवली यहाँ पर कम रहती है इन द केस ऑफ प्राइवेट इक्विटी। प्राइवेट इक्विटी फंडिंग लाइफ साइकिल किस तरीके से रहता है कि आइडिया से आईपीओ तक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले सीड फाइनेंसिंग होती है, फिर उसके बाद स्टार्टअप फाइनेंसिंग की जाती है, फिर फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, और फिर बाद में ब्रिज फाइनेंसिंग होती है। ठीक है ना। सो आइडिया से लेकर आईपीओ तक पहुंचने का सफर कुछ इस तरीके से रहता है। एक ही साथ जैसे आप शार्क टैंक वगैरह देखते होंगे, तो सीधा ही आप अपना आईपीओ नहीं इशू कर सकते हो, है ना। तो पहले आप सीड फाइनेंसिंग राउंड करते हो, फिर स्टार्टअप फाइनेंसिंग का राउंड करते हो, तो यहाँ पर स्टेज वाइज पैसा जो है वो मार्केट से उठाया जाता है। फिर एक फॉर्म आता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब फॉरेन का इन्वेस्टर इंडिया की किसी भी कंपनी के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेगा तो सिर्फ एफडीआई बोला जाता है। इसको एफडीआई पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट एंड द फेमा 1999 एक्ट जो है वो इसको रेगुलेट कर कर चलता है। हर सेक्टर में जो है ये फ्री है, मतलब यू आर फ्री टू इन्वेस्ट इफ यू आर अ फॉरेन इन्वेस्टर्स, लेकिन कुछ कैप्स, कुछ रूट कंडीशंस रहती हैं। दो रूट्स हैं हमारे पास, एक हमारे पास ऑटोमेटिक रूट रहेगा जहाँ पर किसी भी अप्रूवल की जरूरत नहीं है, आप जो इन्वेस्टर और कंपनी डायरेक्टली जो है वो कांटेक्ट कर कर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट दूसरा रूट ऐसा है जिसमें आपको प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट की जरूरत होगी, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। कुछ सेंसिटिव, कुछ रिस्ट्रिक्टिव एरियाज हैं जहां पर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। यहाँ पर थोड़ी कैपिंग वगैरह भी होती है इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि लिमिट्स वगैरह सेट होती हैं, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है, तो कंपैरेटिवली ये प्रोसेस थोड़ा स्लो रहता है। ठीक है। स्मॉल सेक्टर में अगर मैं एफडीआई यूनिट्स की बात करूं, सॉरी, एफडीआई की बात करूं स्मॉल सेक्टर यूनिट्स में, तो किस तरीके से रहेगा कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो इंडिया के किसी भी स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ जो यूनिट है वो किसी भी ऐसी एक्टिविटी के अंदर एंगेज नहीं होना चाहिए जो एफडीआई पॉलिसी के अंदर मना की गई है। यहाँ पर कैपिंग है। कैपिंग आप याद रखेंगे कि मैक्सिमम 24% ऑफ द पेड अप कैपिटल ही एफडीआई से ली जा सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है ना। सो आज हमने बहुत सारे सोर्सेज के बारे में पढ़ा है, लेकिन बहुत ही बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इसीलिए हमने एक ही लेक्चर में इन सबको कवर अप कर लिया। तो आज हमने इक्विटी के बारे में पढ़ा, इंटरनल अक्रूवल पढ़ा, फिर हमने प्रेफरेंस कैपिटल के बारे में पढ़ा, टर्म लोन्स के बारे में पढ़ा, इवन हमने डिबेंचर्स के बारे में भी आज के लेक्चर में पढ़ा। तो इस समरी शीट को आप यूज कर सकते हैं फॉर रिवीजन। और आइए अब कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। Question number one, XYZ Limited plans to establish a new manufacturing plant. Management decides to issue equity shares despite the high cost of capital because management जो है वो avoid करना चाहती है क्या, fixed financial obligation। तो ये डिसीजन किस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्या फीचर जो है इक्विटी कैपिटल का यहाँ पर रिफ्लेक्टेड है कि कोई भी मैंडेटरी सर्विस ऑब्लिगेशन नहीं है, यानी आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर टू, आपको पूछ रहे हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। दे कैरी अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, बिल्कुल। डिविडेंड इज पेबल फ्रॉम पोस्ट टैक्स प्रॉफिट, ये भी बिल्कुल ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स ऑलवेज एंजॉय वोटिंग राइट्स, नो इट इज नॉट ऑलवेज, इन सम केसेस ओनली, जब दो साल से ज्यादा के लिए डिविडेंड स्किप हो जाए तब। दे हैव अ प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स ड्यूरिंग द लिक्विडेशन, ये भी ठीक है। 1, 2 एंड 4 ठीक है, यानी आपका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच सोर्स ऑफ फाइनेंस जनरली इन्वॉल्व्स द हाई कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग। सबसे ज्यादा सर्विसिंग कॉस्ट किसके अंदर है, तो सबसे ज्यादा सर्विसिंग कॉस्ट आपकी इक्विटी कैपिटल के अंदर है। ठीक है ना।
देखो अब CIB का एग्जाम डे बाय डे नजदीक आता जा रहा है, तो आपको एग्जाम प्रिपरेशन के लिए एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स की जरूरत है। उसके लिए एडुटैप ने रिसेंटली एक कोर्स लॉन्च किया है। आप उस कोर्स को कैसे अवेल कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है, edutap.in सर्च करना है अपने ब्राउजर में जाकर। कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे, CIB कोर्सेज पर क्लिक करेंगे तो आपके पास CIB के जो कोर्सेज एड्यूटैप ऑफर कर रहा है वो कोर्सेज आपको विजिबल होंगे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ फुल फ्लेजेड कोर्स फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन, जो कि है हमारा CIB का मास्टर कोर्स। इस मास्टर कोर्स में आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, तो देखिए इस मास्टर कोर्स में आपको फीचर्स मिलेंगे कि आपको मिलेंगी डिटेल्ड कंसेप्ट क्लासेस। तो आप इन कंसेप्ट क्लासेस की हेल्प से अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। डिटेल में आप अपने सारे सिलेबस को कवर अप कर सकते हैं, और आपको यहाँ पर मिलेंगे कंसेप्ट क्लासेस के साथ साथ कंसेप्ट नोट्स, जो कि IIBF मैकमिलन बुक के हिसाब से बनाए गए हैं। तो आपके लिए एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो आपको IIBF की बुक के साथ जो इसमें डिटेल में और बहुत ही अनऑर्गेनाइज तरीके से कंटेंट गिवन है, उससे स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, और उसके अलावा आपको इसके अंदर मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे सॉल्व बेसिस पर। फिर आपको चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो यहाँ पर अवेलेबल होंगे। अब जो ये हमारा मास्टर कोर्स है, ये मास्टर कोर्स हमारा अवेलेबल है इन द यू नो कंबाइंड लेवल। एक कंप्लीट मास्टर कोर्स आपका अवेलेबल है, और साथ ही साथ आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक मास्टर कोर्स अगर आप लेना चाहें फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट ऑफ CIB, आप वो भी अवेल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से मास्टर कोर्स को चूज कीजिए, और प्रिवेलेंट डिस्काउंट कूपन को लगाना मत भूलिएगा ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल पाए, ठीक है। आज के सेशन से रिलेटेड डाउट्स क्वेरीज आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, और फॉर एनी अदर काइंड्स ऑफ डाउट्स एंड क्वेरीज रिगार्डिंग JIB, रिगार्डिंग CIB, you can call us on 8146207241 and even email us on hello@edutab.co.in. We are very happy to help you. हम मिलते हैं अगले सेशन में. Till then, take care, keep studying and keep growing.